देखो इधर, आज हम बात करेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक क्रांतिक कोण, इंग्लिश में इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्या होता है क्रांतिक कोण, समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, ठीक है। क्या होता है समझिएगा, ये कोई सतह है जो दो माध्यम को पृथक कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ये बता रहा है कि इधर दूसरा माध्यम है, इधर दूसरा माध्यम है। हम मान लेते हैं कि इधर जो माध्यम है वो सघन है, ठीक। इस सघन माध्यम को अगर हम कांच मान लें, समझ में आई बात, और इधर हम मान लेते हैं विरल माध्यम, विरल वायु, ठीक है। यहां पर हमने इस सतह पर एक अभिलंब खींच दिया, ऐसे इस सतह पर हमने एक अभिलंब खींचा है, एक अभिलंब हमने खींचा यहाँ पर, ठीक है, सतह पे। यहां से एक प्रकाश की किरण, ये प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश चल रही है, प्रकाश की किरण यहाँ पर आती है और इसके बाद ये दूसरे माध्यम में इंटर कर रही है। देखिएगा ध्यान से, इसका जाने का जो मूल रास्ता है वो मूल रास्ता ये है। इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, ये विरल माध्यम में आ रही है, तो किस प्रकार से जाएगी, अविलंब से दूर हटेगी। ये अविलंब है, अगर ये इधर आ रही है, अपने मूल रास्ते से अविलंब की ओर आ रही है, तो इसका मतलब गलत है, तब ये सघन होगा, तब इधर आएगी। अगर इस यहाँ से इधर जा रही है तो अविलंब से दूर हट रही है। तो विरल माध्यम में हमेशा प्रकाश की किरण अविलंब से दूर की ओर जाती है, यानी ये किरण ऐसे जाएगी दूर हटके। तो ये हो गया हमारा आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। समझ में आई बात। ये आपतन कोण, आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतन कोण, अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है अपवर्तन कोण। अगर हम इस आपतन कोण को और बढ़ा दें, ऐसे कर दें, तो ये अपवर्तित किरण ऐसे न जाकर के ऐसे जाएगी, ठीक। अगर इस आपतन कोण को और बढ़ा दें तो देखेंगे एक समय आएगा कि अपवर्तित किरण इस पे चली जाएगी, सही है। तो ये कोण कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 अंश। यानी देखिए, इस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 नहीं बना, इस आपतन कोण पर भी अपवर्तन कोण 90 नहीं बना, लेकिन जैसे ही ये वाला आपतन कोण आया तो अपवर्तन कोण क्या बन गया, तो इस वाले आपतन कोण को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। यानी आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो उस वाले आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। और उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, सी से, क्योंकि क्रिटिकल है ना, सी से, इसलिए उसको सी से प्रदर्शित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्रांतिक कोण का डिफिनीशन पूछा जाता है तो आप यही कहेंगे, आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। समझ में आ गई बात। तो लिखेंगे आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण कितना बन जाए, 90 अंश। 90 अंश हो जाता है उस आपतन कोण को, उस आपतन कोण
को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण कितना बने? 90 अंश, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। मान लीजिए अगर ये 30 अंश का है और 30 अंश पर ये 90 अंश नहीं बन पाया तो 30 अंश क्रांतिक कोण नहीं होगा। लेकिन और हमने बढ़ाया, देखा 45 अंश, 45 अंश पर भी अगर अपवर्तन कोण 90 अंश नहीं बना तो 45 अंश भी उसका क्रांतिक कोण नहीं होगा। हमने उसको और बढ़ाया, 60 डिग्री किया और 60 डिग्री पर जैसे देखा कि अपवर्तन कोण कितना बन गया? 90 अंश, तो वो 60 डिग्री क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण हो जाएगा। किसमें? इसमें अगर इसको और बढ़ा दोगी ना तो अभी आगे हम पढ़ेंगे उसको भी क्या होने लगेगा। ठीक है, बस यहाँ पर इतना समझो कि आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण 90 अंश होगा वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो हमने एक एक कोण बढ़ाता गया, देखा 40, 45, 60, 60 पे देखा कि 90 हो गया तो 60 क्या हो गया? क्रांतिक कोण हो गया। ठीक है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखना है कि क्रांतिक कोण निर्भर किस पर करेगा, किस पर निर्भर करता है क्रांतिक कोण का मान। तो अगला जो हम बात करेंगे वो है क्रांतिक कोण की निर्भरता। क्रांतिक कोण की निर्भरता किस पर ये निर्भर कर रहा है, ये चीज हमको जानना है। तो देखिए पहला चीज समझिए, क्रांतिक कोण जो होता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा तो क्रांतिक कोण कम हो जाएगा, अगर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होगा तो क्रांतिक कोण ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो पहला जो निर्भरता यही है वो है क्रांतिक कोण प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/sin c, इस पर निर्भर करता है क्रांतिक कोण। sin c ये क्रांतिक कोण है, ये अब बढ़ेगा तो ये कम होगा या ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर प्रकाश का जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उस प्रकाश द्वारा बनाया गया क्रांतिक कोण हमेशा कम रहेगा और जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसके द्वारा क्रांतिक कोण का मान हमेशा ज्यादा होगा। पहला निर्भरता ध्यान रखिएगा। दूसरा निर्भरता क्या है इसका? दूसरा किस पर यह निर्भर कर सकता है क्रांतिक कोण? दूसरा निर्भर करता है ये जो माध्यम है ना, इन माध्यम के जोड़े पर। कौन कौन सा माध्यम का जोड़ा आपने लिया है? जैसे यहाँ पर कांच और वायु का जोड़ा लिया है, ऐसे किस किस माध्यम को लिया है आपने, उस पर भी क्रांतिक कोण निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर। माध्यम जो लिया आपने उस जोड़े माध्यम के प्रकृति पर भी क्रांतिक कोण का मान निर्भर करेगा। जैसे अगर आप देखें कांच, समझना, कांच और वायु, कांच और वायु को अगर आप लेते हैं
ठीक है, जैसे आपने यहाँ लिया है कांच और वाई के लिए, कांच और वाई के लिए अगर आप देखेंगे तो क्रांति कोण C का जो मान होता है वो 42 डिग्री होता है। कितना होता है? 42 डिग्री। यानी अगर ये आपतन कोण 42 अंश हो जाएगा ना तो ये अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा। समझ आई बात? तो कांच और वाई के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है? 42 डिग्री। इसी तरह से अगर आपने हीरा लिया और वाई लिया, इसके लिए देखिए, इसके लिए भी क्रांति कोण का मान 24 डिग्री हो जाएगा। यही नंबर इधर हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, ये 4 2 है, 3 2 4 हो जाएगा। तो हीरा और वाई के लिए क्रांति कोण का मान 24 डिग्री, यानी आपतन कोण 24 डिग्री रहेगा, उसी पर अपवर्तन कोण कितना बन जाएगा? 90 अंश। लेकिन अगर कांच और वाई होगा तो वहां पर क्रांति कोण कितना चाहिए? 42 डिग्री। अगर 42 डिग्री आपतन कोण होगा तो अपवर्तन कोण 90 बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजों पे निर्भर करता है। पहला किस पर? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, और दूसरा जो माध्यम आपने लिया है उस माध्यम के जोड़े के प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? तीसरा समझिए, तीसरा क्या है? अगर किसी माध्यम को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, वो माध्यम गर्म हो रहा है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। और जब अपवर्तनांक कम होगा तो क्रांति कोण ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, माध्यम का ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है? घट जाता है। अपवर्तनांक घट जाता है, जिससे क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्रांतिक कोण का मान बढ़ जाता है। अगर आपसे ये कोई कहे कि एक माध्यम है, वो माध्यम बहुत गर्म है, तो ऐसे गर्म माध्यम में क्रांतिक कोण का मान कम होगा या अधिक? तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस माध्यम को जब आप गर्म करेंगे या वो माध्यम गर्म होगा तो उसका अपवर्तनांक घट जाएगा। ठीक है, और जब अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा, यानी ये वाला कोण बहुत ज्यादा बनेगा, तब जाकर अपवर्तन कोण 90 अंश बनेगा। समझ में आई बात? तो ये तीन चीजें हैं जिस पर क्रांतिक कोण निर्भर करता है। पहला प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, दूसरा माध्यम के जोड़े के प्रकृति पर, और तीसरा माध्यम के ताप पर। ताप बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा, जिससे क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो क्रांतिक कोण को प्रभावित करेंगे। क्रांतिक कोण क्या होता है? ध्यान से सुन लीजिए। आपतन कोण का ऐसा मान जिसपे अपवर्तन कोण क्या हो जाए? 90 अंश हो जाए। तो इस आपतन कोण को, इसको नहीं, इसको जिस पर 90 अंश हो रहा है उस आपतन कोण को, अपवर्तन कोण को नहीं, ध्यान से सुनना, आपतन कोण को। हमने कहा ना, पहले हमने ये आपतन कोण लिया, नहीं हुआ 90 अंश, फिर हमने इसको लिया, नहीं हुआ 90 अंश। जैसे हमने ये वाला कोण लिया, अपवर्तन कोण कितना बन गया? तो इस वाले आपतन कोण को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्या संबंध होता है इनके बीच? क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध? इनके बीच संबंध, इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। कैसे इनके बीच का संबंध हम प्रूफ करेंगे? ध्यान दीजिएगा। ये एक पृष्ठ है,
जो दो माध्यम को सेपरेट कर रही है। इधर जो है, इधर है सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम यानी कांच, ठीक। और इधर है विरल माध्यम यानी वायु। ये विरल है, वायु, ठीक। अच्छा, यहां पर हमने एक अविलंब खींचा, यहां से प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें अविलंब पर आपतित होती है, ठीक। और जैसे ये आपतित होती है, ये किरण अपवर्तित होकर इसमें चली गई, इस वाले पर, तो ये बन गया कौन सा कोण? अपवर्तन कोण, ठीक। ये आर और ये हो गया आपतन कोण आई। अब देखना ध्यान से, जब ये आर 90 अंश हो जा रहा है तो आई क्या बन जाएगा? क्रांतिक कोण। तो आई को क्या लिखेंगे? सी। क्या लिखेंगे? सी। ये तब लिखा जाएगा जब आर का मान 90 अंश हो जाता है, ठीक है। तो देखिए संबंध कैसे निकलता है। माना एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम, कौन सा? कांच। सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम, कौन? वायु में प्रवेश करती है, जिसका आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण क्या है? आर है। आपतन कोण क्या है? आई और अपवर्तन कोण क्या है? आर, ठीक है। आपतन कोण सघन माध्यम में बना है, अपवर्तन कोण विरल माध्यम में, ठीक। अगर हम ये मान लें, यदि आर, कोण आर का मान कितना हो जाए? कोण आर का मान कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए, ठीक है। या एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर अपवर्तनांक क्या होगा? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। क्योंकि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, तो विचलित किस माध्यम में होगी? उजाला, अगर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है तो विचलित किस माध्यम में होगी? वायु में। अपवर्तनांक किस माध्यम का निकालेंगे? वायु का। किसके सापेक्ष? हाँ, बड़ी मार तो झड़ जान दिया। जौने माध्यम से आ रही है वो माध्यम के सापेक्ष जौने माध्यम में विचलित हो रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो जब कह रही है कि इसमें विचलित हो रही है तो किसके सापेक्ष निकालोगे? इसके सापेक्ष। अगर इसमें विचलित होती तो किसके सापेक्ष निकालते? इसके सापेक्ष। इसका मतलब तो प्रकाश ऐसे जा रही है। थोड़ा ध्यान दिया करो, जो उन्हें मन में आए वो बोलो मत, सुनो का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे? यहाँ ANG या GNA? यहाँ क्या लिखेंगे? ANG लिखेंगे या GNA लिखेंगे? बताओ। हाँ, AN, तुम बताओ क्या लिखेंगे? तुम बताओ। हाँ, तुम बताओ। ANG, तुम बताओगी? तुम लोग मत बोलो, जितने से पूछे बस उसी को बोलने दो।
क्या रहेगा जी? तुम चारों बताओ क्या रहेगा, ANG या GNA? बोलो जी, सोच के बोलना, किसी का सुना हुआ मत बोलना। प्रकाश की किरण कांच से वायु में आ रही है, विचलित वायु में हो रही है, अपवर्तनांक वायु का निकलेगा, सापेक्ष किसके? कांच के। ठीक है, यहां तक हमने बता दिया। अब आपको बताना है ANG लिखें कि GNA लिखें, क्या लिखें बताओ? ANG डन, बीच में कोई बोलेगा नहीं। ANG डन 100%। बोलो हाँ, क्यों क्यों ANG नहीं? अगर ANG नहीं लिखे तो क्यों ना लिखें बताओ, क्यों नहीं लिखें? जो ने मन में आए सूखा ईसन भगत हवल मन। ANG सही है, चारों मिल के बताओ, बताओ जी। नहीं, बंद करें। चलो इधर देखो, तो यहाँ क्या लिखें, क्या लिखा जी? यहाँ क्या लिखे बताओ जी तुम? हाँ हाँ, GNA बराबर, यहाँ क्या लिखा जाता है? GNA बराबर, पढ़े होगे अपवर्तनांक का तीसरा नियम, 1n2 बराबर साइन I बटे साइन, पढ़े हो ना? कहते यू नहीं पढ़े, यही तो होता है अपवर्तनांक बराबर साइन I बटा साइन। इसे किसका नियम कहते हैं? याद रख लेना, नाम नोट कर लेना, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम कभी भी पूछेंगे तो बड़ी पीटेंगे, ध्यान रखना, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अगर पेपर में आए स्नेल का नियम क्या है तो 1n2 इक्वल टू साइन I बाई साइन R या ANG इक्वल टू साइन I बाई साइन R, ये स्नेल का नियम है। हो गया? तो यहाँ पर हम क्या लिखें? इसी सूत्र को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर आपतन कोण क्या है? तो हो जाएगा साइन I बटा साइन R। हो गया? देख, साइन I बटा साइन R हो गया। अब ध्यान देना, यदि R का मान कितना हो जाए, R कोण R जो है कितना हो जाए, तो I क्या हो जाएगा? अगर R 90 अंश हो जाए तो I को क्या कहोगे? क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। तो कोण I क्या बन जाएगा? C। सही है ना? अब यहाँ रख दो, जब यहाँ रखोगे तो क्या निकल के आएगा? GNA बराबर साइन I की जगह क्या और R की जगह क्या? 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 का मान तो हाई हो गया 1। तो जब ये 1 हो गया तो GNA बराबर क्या बचा? साइन C। यही बचा, GNA बराबर क्या बचा? साइन C। अब देखना, अगर GNA को, जैसे है GNA है, अगर इसे हम A को पहले G को बाद में लिखना चाहें तो क्या करेंगे? 1 बटा करते हैं, मालूम है ना? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यही है। GNA को अगर ANG लिखेंगे तो इसको बटे में लिखेंगे, सही है? तो यही चीज यहाँ करो, GNA को अगर ANG लिखोगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो गया। अब ANG को यहाँ भेज दो, साइन C को यहाँ भेज दो, तो क्या निकल के आएगा? ANG बराबर 1 बटा साइन C। यही संबंध हो गया अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में। ठीक है, समझ में आई बात?
अब कभी पूछेंगे अपवर्तनांक और क्रांति कोण का संबंध बताओ, तो बोलना ANG बराबर 1/sin c। और ये डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में 2 नंबर में। हाँ, GNA को ANG में क्यों बदला गया? देखिए यहाँ कांच के सापेक्ष y हमने निकाला है, लेकिन अक्सर जो होता है हम लोग y से ही देखते हैं, हवे से न किसी चीज को देखेंगे, कांच के अंदर घुस के नहीं देखते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, y के सापेक्ष कांच का कर लिया। ठीक है, क्योंकि y से देखोगे कांच के अंदर तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होना चाहिए। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, पूर्ण है बात नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप अपवर्तन कोण समझना, ये आपतन कोण अगर इस क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया, मतलब ये क्रांतिक कोण है, सही है, जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो गया, लेकिन अगर इस कोण को और हम बढ़ा दें तो ये कोण जो है क्रांतिक कोण से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो जाएगा तो प्रकाश की किरण अपने मूल माध्यम में ही लौट जाएगी, वो नीचे आएंगे ही नहीं, क्योंकि इस वाले कोण पर तो यहाँ पर चल रही है, इसको और बड़ा करेंगे तो उधर वापिस हो जाएगी, हो जाएगी ना। पहले सुनो, हाई वाला जब किरण आई तो ऐसे जा रही थी, तभी नहीं 90 बना, लेकिन अब इस कोण को और बढ़ा दिया, ये बना दिया, तो ये और ऊपर उठेगी, उठेगी नहीं उठेगी, तो ये सीधे अपने माध्यम में जाने लगेगी, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में, इस लाइन के नीचे नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आई बात? जब आपतन कोण का मान जब आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, ये क्या है, क्रांतिक कोण, और है क्या है, तो अगर ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, तो प्रकाश की किरणें अपने मूल माध्यम में, इसी घटना को क्या कहते हैं, समझ में आई बात? तो चलिए लिख लेते हैं। देखिए, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, ठीक है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरणें अपने मूल माध्यम में वापस लौट आती हैं। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझिए, अगर प्रश्न आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो जब आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरणें अपने मूल माध्यम में, इसी घटना को क्या कहते हैं, ठीक है। इसकी कुछ शर्तें हैं, शर्तें क्या क्या हैं उसको देखिए, शर्तें कहिए या इसका नियम कहिए। शर्तें ये है कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए,
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो भी उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगर विरल से सघन में आ गई तो ये अविलंब की ओर झुकती जाएगी ना, दूर नहीं हटेगी, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। क्रांतिक कोण 90 अंश, अपवर्तन कोण 90 अंश नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। पहला शर्त है किरण, प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। पहला शर्त इसका यही है। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त ये है कि जो आपतन कोण है उसको क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। समझ आई बात? तो लिखेंगे आपतन कोण सदैव क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये इसकी शर्तें हैं। ये दो चीज जरूर होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नोट कर लीजिए।